आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो जो लुइस ड्यूमा के भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा टॉपिक देखें, लुइस ड्यूमा, जिनका जीवन काल रहा 1911 से 1998 तक। इनका हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इनके भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का हम अध्ययन करते हैं। तो भारतीय समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के समर्थक, तुलनात्मक विधि के महान मानव विज्ञानी लुइस ड्यूमा का जन्म सन 1911 में ग्रीस के थेस्सालोनिकी में हुआ था। आपके शैक्षणिक जीवन की शुरुआत आपके शिक्षक प्रोफेसर मार्शल मास से प्रभावित होकर हुई। सन 1930 में प्रोफेसर मार्शल मास के निर्देशन में शोध कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध, जो सन 1939 से 1945 के बीच में हुआ, में युद्धबंदी के कारण अध्ययन में बाधा आई। आपने फ्रांसीसी समाज के तरासकोन का अध्ययन करते हुए ला टारस्क 1951 नामक एक मोनोग्राफ लिखा। अब यहाँ देखें, लुइस ड्यूमा का जो परिचय मिलता है हमें, ये भारतीय समाजशास्त्र के विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया था। हालांकि थे ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री, लेकिन इनका जो झुकाव था वो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की तरफ था। इसका मतलब है कि ये भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के एक महत्वपूर्ण समर्थक रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने इन्हें तुलनात्मक विधि का एक महान मानवशास्त्री भी माना जाता है। तो यहाँ लुइस ड्यूमा का जो जन्म होता है वो सन 1911 में ग्रीस के थेस्सालोनिकी नामक स्थान पर हुआ था। जो इनके शैक्षणिक जीवन की शुरुआत होती है वो होती है प्रोफेसर मार्शल मास से प्रभावित होकर, और इसी प्रोफेसर मार्शल मास के निर्देशन में ही ये अपना शोध कार्य पूरा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक चला था, उस दौरान इनको जो है जेल जाना पड़ा था। तो युद्धबंदी होने के कारण इनकी अध्ययन में बाधा आई। फिर आप देखें कि आपने जो है वहाँ से लौटने के बाद फ्रांसीसी समाज के तरासकोन का अध्ययन किया और इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा जिसका नाम था ला टारस्क, जो 1951 में प्रकाशित हुई। आगे आइए देखते हैं। तो आपने अपने गुरु प्रोफेसर मार्शल मास से प्रेरित होकर संस्कृत का अध्ययन किया। आप भारत आए और सन 1939 में तमिलनाडु के परमली कल्लर नामक समुदाय पर नातेदारी व्यवस्था संबंधी मानवशास्त्रीय अध्ययन किया। तो अब ये भारत आए और अपने गुरु की प्रेरणा से, मार्शल मास की प्रेरणा से इन्होंने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। भारत आए और सन 1949 में इन्होंने जो है तमिलनाडु के परमाली कल्लर नामक समुदाय का जो है परमाली कल्लर नामक समुदाय में पाए जाने वाली नातेदारी व्यवस्था का एक मानवशास्त्रीय अध्ययन जो है वो किया। इन्होंने वर्षों तक आपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन कार्य किया। ड्यूमा को भारतीय समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी। अब ये अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, लेकिन भारतीय समाजशास्त्र में इनकी रुचि थी। तो जाति व्यवस्था तथा संस्करण के विश्लेषण हेतु कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशोलॉजी नामक पत्रिका का संपादन सन 1957 में किया। अब चूँकि रुचि थी इनकी भारतीय समाजशास्त्र में, इसलिए भारतीय जाति व्यवस्था तथा उसके संस्करण के विश्लेषण हेतु इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशोलॉजी, और ये प्रकाशित हुई 1957 में। सन 1952 में एम.एन. श्रीनिवास को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र के व्याख्याता के रूप में स्थापित किया, और ड्यूमा ने ही जो है सन 1952 में जो है एम.एन. श्रीनिवास को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र के व्याख्याता के रूप में स्थापित किया जो है। आगे आए देखें तो सन 1957 से 1958 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव में डेविड पोकाक के साथ मिलकर 15 महीने तक फील्ड वर्क किया तथा दक्षिण भारत के तमिलनाडु की तुलना उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश गोरखपुर से की। अब यहाँ देखिए, तो सन 1957-58 में ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में आए
और वहाँ डेविड पोकाक के साथ मिलकर 15 महीने तक फील्ड वर्क किया, क्षेत्र में घूमे, फील्ड वर्क किया इन्होंने। और इस उत्तर प्रदेश गोरखपुर की तुलना इन्होंने तमिलनाडु से की, या यूँ कह लें कि दक्षिण भारत की तुलना जो है उत्तर भारत से इन्होंने की जो है। जाति संस्तरण तथा वर्ण व्यवस्था के विश्लेषण के संबंध में ड्यूमा की पुस्तक होमो हायरार्कीज द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस सन 1966 से 1970 भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप देखें कि जाति संस्तरण तथा वर्ण व्यवस्था के विश्लेषण को लेकर जो लुइस डूमा की जो पुस्तक है होमो हायरार्कीज द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, तो ये पुस्तक जो है जो 1966 से लेकर 1970 के बीच प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने जो है लुइस डूमा को एक महान समाजशास्त्री के रूप में भी स्थापित किया जो है, और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। 19 नवंबर सन 1998 में फ्रांस के पेरिस में ड्यूमा की मृत्यु हो गई या निधन हो गया। तो 19 नवंबर सन 1998 को फ्रांस में जो है ड्यूमा की मृत्यु हुई या उनका निधन हो गया। तो ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय था जो बताने का प्रयास किया गया है। अब देखें यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी थी या प्रमुख पुस्तकें कौन सी लिखी इन्होंने। तो पहला पुस्तक ये आ जाता है ला टार्क्स जो 1951 में आई। फिर आप देखें होमो हायरार्कीज द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, तो ये आया जो है। उसके बाद आप देखें रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया कलेक्टेड पेपर्स इन इंडियन सोशोलॉजी 1970। उसके बाद आप देखें कि फ्रॉम मांडविले टू मार्क्स जो आई 1977 में, मांडविले टू मार्क्स। उसके बाद देखें एसेज इन इंडिविजुअलिज्म, ये पुस्तक आई। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए आप देखते हैं हम लोग जो है लुइस डूमा 1911 से लेकर 1998 तक उनका भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो आइए शुरुआत करें भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य बाय लुइस डूमा। तो लुइस डूमा एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री थे जो कि भारत विद्याशास्त्री के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी। लुइस डूमा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली उनकी पुस्तक होमो हायरार्कीज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। फ्रांसीसी भाषा में लिखी यह पुस्तक कुल 11 अध्यायों में विभाजित है। ड्यूमा की यह होमो हायरार्कीज पुस्तक बूगल द्वारा प्रस्तुत पद सोपान की अवधारणा पर आधारित है। अब यहाँ देखें कि लुइस डूमा एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री हैं जिनकी रुचि जो है भारतीय समाजशास्त्र में थी, और इनको जो है भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक के रूप में जो है जाना जाता है। और जो लुइस डूमा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जिस पुस्तक को लेकर प्राप्त हुई वो पुस्तक थी होमो हायरार्कीज, जो लिखी गई थी जाति व्यवस्था के बारे में या भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में, जिसमें जाति व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी, और इस पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं। और यहाँ पे आप देखें जो ये डूमा की जो ये पुस्तक है होमो हायरार्कीज, ये पुस्तक बूगल द्वारा प्रस्तुत पद सोपान की अवधारणा पर आधारित है। तो ये प्रभावित किससे है, ये पुस्तक किसके प्रभावित होकर लिखी गई है, किससे, तो वो बूगल के पद सोपान की अवधारणा से प्रभावित होकर लिखी गई है। आइए आगे देखें हम। इस पुस्तक में भारत विद्याशास्त्री, मानवशास्त्री और उच्च समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक समन्वय करके भारतीय जाति व्यवस्था तथा उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हुए ड्यूमा ने कहा है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण व्यवस्था से परिचालित होता है। अब इसी पुस्तक में जो है आप देखिए डूमा ने किया क्या है, तो भारत विद्याशास्त्री, मानवशास्त्री और जो उच्च समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनका कुशलतापूर्वक समन्वय किया है। इसका मतलब कि इन सभी
सभी शास्त्रों में इन्होंने क्या हुआ है, सामंजस्य जो है करने का प्रयास किया है। और भारतीय जाति व्यवस्था तथा इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का जो है महत्वपूर्ण विश्लेषण इनके द्वारा किया गया है। अब इसी के आधार पर ड्यूमा ये कहते हैं कि भाई भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है, भारत को ये कहते हैं कि भारत एक धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के विशुद्ध संस्करण व्यवस्था से संचालित होता है। और ये जो भारतीय समाज जो संचालित होता है वो जाति व्यवस्था के विशुद्ध या शुद्ध संस्करण, जो जाति व्यवस्था में जो संस्करण पाया जाता है उसी के आधार पर पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था जो है वो संचालित होती है। आगे देखें, हेग विश्वविद्यालय में भारत के समाजशास्त्र की पीठ की स्थापना 1955 के अवसर पर ड्यूमा ने कहा था कि भारतीय समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज के समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण से है। अब हेग विश्वविद्यालय में जो है भारत के समाजशास्त्र की पीठ की स्थापना 1955 में की गई। उस अवसर पर जो है ड्यूमा ने अपने वक्तव्य में कहा जो है कि भारतीय समाजशास्त्र और भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। जो भारतीय समाजशास्त्र है वो भारतीय विद्याशास्त्री और समाजशास्त्र दोनों के संगम या दोनों के मिलन स्थल पर जो है वो खड़ा है। और ये कहते हैं कि अगर भारतीय समाज को समझना है या सही तरीके से उन्हें समझना है तो इसकी आवश्यक शर्त यह है कि जो है भारतीय विद्याशास्त्री और समाजशास्त्र दोनों का जो है वो समन्वय या मिश्रण किया जाए सही प्रकार से। आइए आगे देखें, अर्थात भारतीय समाजशास्त्र विद्याशास्त्री और समाजशास्त्र के संगम पर होना चाहिए। तो जो भारतीय समाजशास्त्र होगा वो भारतीय समाजशास्त्र जो होगा वो शास्त्रीय आधार पर, और जो समाजशास्त्र है दोनों को आपस में मिलाया जाएगा या आपस में उनका संगम होना चाहिए। भारतीय मूल्यों के अध्ययन हेतु धर्म ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। अब यहाँ देखें कि ड्यूमा ये कहते हैं कि अगर हम भारतीय मूल्यों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना जो है अनिवार्य हो जाता है, तभी जाके हम भारतीय मूल्यों भारतीय प्रतिमानों को हम समझ सकते हैं, जिसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। अब जो भी धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं, जो परंपरागत धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उनके लिए या उनके ज्ञान के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसीलिए लुईस ड्यूमा ने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन भी किया था, जिसकी सहायता से भारतीय पौराणिक ग्रंथों में निहित विचारधारा के आधार पर भारतीय जाति व्यवस्था को समझा जा सकता है। और ये कहते हैं कि इसी के आधार पर, संस्कृत भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे कि इसकी सहायता लेकर या संस्कृत भाषा की सहायता लेकर हम जो है भारतीय पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उनमें निहित विचारधारा के आधार पर हम जाति व्यवस्था को समझेंगे। आइए आगे देखें, ड्यूमा ने भारतीय समाज में हिंदू धर्म, हिंदू विवाह, सामाजिक संस्करण, भौतिक संपर्क, श्रम विभाजन, जजमानी व्यवस्था, शक्ति एवं सत्ता के वितरण आदि के तत्वों को संचालित, नियमित एवं नियंत्रित करने वाली विचारधारा को अपने विश्लेषण का आधार बनाया है। अब यहाँ देखें तो ड्यूमा क्या करते हैं, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को संचालित और नियमित और नियंत्रित करने वाली जो विचारधारा है उसी का विश्लेषण या उसी के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें आप देखिए प्रमुख रूप से इनका जो अध्ययन है वो हिंदू धर्म, हिंदू विवाह, सामाजिक संस्करण, भौतिक संपर्क, श्रम विभाजन, जजमानी व्यवस्था, शक्ति एवं सत्ता के वितरण, इन सब का अध्ययन इनके द्वारा जो है किया गया है। और यही क्या करते हैं, यही सब चीज़ें क्या करती हैं कि भाई समाज को संचालित, नियमित और नियंत्रित जो है वो करती रहती हैं। तो वो उन्हीं विचारधाराओं का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके आधार पर जो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है संगठित और नियमित बनी रहती है। आइए देखें, अपने अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के बारे में ड्यूमा ने कहा कि समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब ये अपने अध्ययन के आधार पर जो ड्यूमा ने इसमें बताया कि भाई समाज में तो परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समाज का जो स्वरूप बदलना चाहिए वो समाज का स्वरूप नहीं बदल पा रहा है या समाज का परिवर्तन नहीं हो पा रहा। और ये कई बार जो है पूछा गया परीक्षाओं में, इस पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे आप जो है। आइए आगे देखें हम, ड्यूमा ने भारत के लिए समाजशास्त्र की परिचर्चा में
भारतीय समाजशास्त्र की प्रकृति, सिद्धांत और अवधारणाओं पर अपने विचार प्रकट किए। हालांकि जाति व्यवस्था विषय पर उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया गया। आलोचकों का मानना है कि यदि प्रत्येक देश का समाजशास्त्र अलग अलग होगा तो उनका स्वरूप विस्तृत हो जाएगा और उनका समन्वय करना अत्यंत ही कठिन होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो ड्यूमा ने जो है भारत के लिए समाजशास्त्र की परिचर्चा में भारतीय समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर, उसके सिद्धांत को लेकर और उसकी अवधारणाओं को लेकर अपना विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन उनकी जाति व्यवस्था संबंधी जो जाति व्यवस्था पे जो उनके विचार दिए गए उनको जो है या उनके विचारों को जो है स्वीकार नहीं किया गया। जो आलोचक हैं उनके वो मान रहे थे, इस बात को कह रहे हैं, आलोचक इस बात को उनकी बात से सहमत नहीं थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि सभी देशों का अलग अलग समाजशास्त्र होगा तो उनका जो स्वरूप होगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा और जिसका समन्वय करना अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। जब अलग अलग देश के अलग अलग समाजशास्त्र होंगे तो उनके बीच समन्वय करना जो है बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। तो दूसरी ओर ड्यूमा तथा उनके समर्थकों का मानना था कि ड्यूमा और उनके जो समर्थक हैं उनका मानना था कि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय वस्तु, उत्पत्ति सिद्धांत एवं उपागम आदि भारत के प्राचीन इतिहास एवं महाकाव्य पुराणों, धर्मशास्त्रों आदि के आधार पर ही किया जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि जो भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन होगा, जो उसकी विषय वस्तु होगी, जो उसके उत्पत्ति के सिद्धांत होंगे, जो उनके उपागम होंगे, वो भारत के प्राचीन इतिहास से, उनके महाकाव्यों से, पुराणों से, धर्मशास्त्रों से, उसी के आधार पर जो है होने चाहिए या किया जाना चाहिए। ड्यूमा का मानना है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की आधारभूत संस्था है। ड्यूमा ये मानते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जो भारतीय जाति व्यवस्था है, वो भारतीय समाज की एक आधारभूत संस्था है और इसीलिए इन्होंने कहा था कि इसी के आधार पर जो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है वो परिचालित होती है, संचालित होती है। उसके बाद देखिए ड्यूमा का कहना है कि जाति की प्रकृति समग्रवादी है। जाति की जो प्रकृति है वो समग्रवादी है, ये किसी न किसी संस्करण में आता है, लेकिन ये व्यक्तिवाद विरोधी भी है। तो ये ड्यूमा का अपना ये मानना है कि भाई जाति की प्रकृति जो होती है वो समग्रवादी होती है और ये किसी न किसी संस्करण में आता है, लेकिन ये व्यक्तिवादिता का विरोध भी करता है। जो जाति व्यवस्था है, भारतीय जाति व्यवस्था, वो व्यक्तिवादिता का विरोध करती है, ऐसा इनका ड्यूमा का मानना है। आइए देखिए ड्यूमा ने अपने पवित्रता, शुद्धता एवं अपवित्रता, अशुद्धता की अवधारणाओं के आधार पर जाति व्यवस्था की विवेचना प्रस्तुत की है। तो ड्यूमा ने जो अपने जाति व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है वो पवित्रता और अपवित्रता या यूँ कह लें कि शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा के आधार पर उसकी विवेचना प्रस्तुत की है। ये अवधारणाएं उस बृहद छाते की भांति हैं जिनमें तत्कालीन भौतिक वस्तुएं जैसे साफ सफाई, स्वास्थ्य संवर्धन आदि से लेकर दैनिक व्यवहार, आदतें, सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विभिन्न आयाम तक इसमें सम्मिलित हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो ये अवधारणाएं हैं, पवित्र और अपवित्र जो अवधारणाएं हैं, वो बृहद छाते के समान हैं जिसमें सभी भौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुएं जो उसमें समाहित हो जाती हैं, जिसको वो कहते हैं कि साफ सफाई है, उदाहरण देते हैं स्वास्थ्य संवर्धन है आदि है, दैनिक व्यवहार है, आदतें हमारी है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, सब कुछ जो है इन्हीं अवधारणाओं में समाहित हैं। और वो अवधारणाएं कौन सी हैं? पवित्रता और अपवित्रता। ड्यूमा के अनुसार जाति प्रथा का मुख्य आधार शुद्धता एवं अशुद्धता है। तो ड्यूमा इसी आधार पर कहते हैं कि भाई जाति प्रथा का जो मुख्य आधार है वो शुद्धता और अशुद्धता है या पवित्रता एवं अपवित्रता है। आइए आगे देखें, ड्यूमा ने अपवित्रता या अशुद्धता को पुनः दो भागों में विभाजित किया है। तो जो अशुद्धता को ड्यूमा जो है दो भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं पहला अस्थायी अशुद्धता और दूसरे को कहते हैं अस्थायी अशुद्धता। तो यहाँ पहला देखें अस्थायी अशुद्धता। ये कहते हैं कि इस प्रकार की अशुद्धता क्षणिक या कुछ समय के लिए होती है। निर्धारित अवधि के समाप्ति के बाद पुनः शुद्धता प्राप्त कर ली जाती है, जैसे मासिक धर्म, प्रसव काल एवं मृत्यु के समय जुड़ी अशुद्धता इसके उदाहरण हैं। अब ये कहते हैं कि अस्थायी अशुद्धता जो होती है वह जो इस प्रकार की अशुद्धता है जो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, और जब एक निर्धारित समय
की समाप्ति हो जाती है तो वो शुद्धता फिर से प्राप्त कर ली जाती है, या अशुद्धता खत्म हो जाती है, फिर से वो शुद्धता आ जाती है। जैसे महिलाओं को आप देखें, मासिक धर्म में कुछ समय के लिए अशुद्धता होती है, फिर वो जो है शुद्धता में परिणित हो जाती है। प्रसव काल के दौरान कुछ समय के लिए जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव काल के समय 1 महीने 15 दिन जो भी होता है उसमें जो है अशुद्धता की स्थिति रहती है, और जैसे उसके बाहर आते हैं वो अशुद्धता जो है ख़त्म हो जाती है, शुद्धता में आ जाती है। उसी तरह मृत्यु के समय आप देखें कि जब तक किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, जब तक उनके बाल नहीं मुड़वा दिए जाते तब तक वहाँ अशुद्धता बनी रहती है। तो उसका एक समय होता है, 13 दिन, 15 दिन, 9 दिन जो भी हो उस आधार पे किया जाता है। आइए देखें दूसरा हम देखते हैं इसमें, तो अस्थायी अशुद्धता। ये कहते हैं इस प्रकार की अशुद्धता अपरिवर्तनशील है। अब यही ऐसी अशुद्धता होती है जो अपरिवर्तनशील है, जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे मृत्यु संस्कार को करने वाले डोम का पेशा, साफ सफाई करने वाली निम्न जातियों का पेशा। तो ये कुछ ऐसी अशुद्धता है जिसको बदला नहीं जा सकता। उदाहरण जैसे देखें कि मृत्यु संस्कार को करने के लिए जो डोम का जो पेशा होता है, घाट पे जो डोम पेशा करता है वो अशुद्ध माना जाता है, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। उसी तरह साफ सफाई करने वाली नीच जातियों को जो है वो अशुद्ध माना जाता है, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकती। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों द्वारा अशुद्ध कार्य करके दूसरे लोगों को शुद्ध बनाए रखा जाता है। तो ये जो लोग हैं वो स्वयं अशुद्ध कार्य करके दूसरे लोगों को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ड्यूमा से पहले दुर्खिम धर्म की व्याख्या में शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा का उपयोग कर चुके थे। अब जो ड्यूमा ने जो शुद्धता और अशुद्धता की बात की, उसका उपयोग जो है दुर्खिम ने जो है जब अपने धर्म की व्याख्या कर रहे थे, वो धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को बता रहे थे, तो उसमें इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा का उल्लेख किया है। संभवतः ड्यूमा ने शुद्धता और एवं अशुद्धता की अवधारणा को दुर्खिम से ही ग्रहण किया है। तो ये जो शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा आई है या जिसकी चर्चा ड्यूमा ने किया है, वह संभवतः इमाइल दुर्खिम से जो है वो लिया गया है। ड्यूमा का मानना है कि पवित्रता और अपवित्रता से जुड़ी विचारधारा एवं मूल्य विभिन्न जातियों में सामाजिक सहवास एवं खान पान के नियमों को निश्चित एवं नियंत्रित भी करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो ये पवित्रता और अपवित्रता की जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, वो जो है जाति व्यवस्था में सामाजिक सहवास को लेकर, खान पान के नियमों को लेकर, विवाह को लेकर विभिन्न नियमों को निश्चित भी करती है और नियंत्रित भी करती है। ड्यूमा के अनुसार जाति विचारों और मूल्यों की व्यवस्था है। तो ड्यूमा ये कहते हैं कि जाति क्या है भाई, तो जाति जो है विचारों और मूल्यों की एक व्यवस्था है। आइए आगे देखें हम। भारतीय जाति व्यवस्था पवित्र ब्राह्मण तथा अपवित्र शूद्र के दो विरोधी परंतु एक दूसरे पर निर्भर संस्कृतियों से बनी हुई है। तो ये कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो जो है पवित्र जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं और अपवित्र जिसको हम शूद्र कहते हैं, इन दो विरोधी परंतु तो एक दूसरे पर निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से बनी हुई है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे पर ये आश्रित भी हैं। ड्यूमा के अनुसार ब्राह्मण एवं अस्पृश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ड्यूमा का यह मानना है कि जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण है और जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत जातियां हैं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय सामाजिक संरचना के यह दो विरोधी तत्व भारतीय जाति व्यवस्था की प्राण है। अब ड्यूमा ये कहते हैं कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना है, वह संरचना ब्राह्मण और अस्पृश्य जो दो विरोधी तत्व हैं, वही जो है भारतीय जाति व्यवस्था की प्राण है, या यूँ कह लें कि भारतीय जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हीं के आधार पर कालांतर में आर्थिक संबंधों में उच्चता या निम्नता का श्रेणीक्रम निर्धारित होता है। ये कहते हैं कि इसी दो विरोधी तत्वों के आधार पर ही समाज में जो है या आर्थिक संबंधों में जो है उच्चता और निम्नता का श्रेणीक्रम जो है वो निर्धारित होता है, या यूँ कह लें कि उच्चता और निम्नता का संस्करण जो है वो निर्धारित होता है। ड्यूमा ने भारतीय समाजशास्त्र को भारतीय विद्याशास्त्री के आधार पर स्थापित करने के साथ साथ इसे शास्त्रीय आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से विकसित करने का सुझाव दिया है। अब ये ड्यूमा का जो भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य है, वो भारतीय समाजशास्त्र को भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के आधार पर स्थापित करना चाहते थे, और साथ ही साथ इसे
शास्त्रीय आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो भारतीय समाजशास्त्र है वो भारतीय समाजशास्त्र पूर्ण रूप से अपने पौराणिक महाकाव्यों, ग्रंथों आदि के आधार पर ही निश्चित की जाए। आइए इसकी आलोचना देख लेते हैं। अंतिम इसका जो है पार्ट है आलोचना। आलोचकों का कहना है कि ड्यूमा ने असमानता पर आधारित समाज को आदर्श समाज मानने की भूल की है। ऐसा लगता है कि ड्यूमा का सिद्धांत राजनीति से प्रेरित था। अब यहाँ देखें, भारतीय समाज में जाति के आधार पर जो असमानता पाई जाती थी, आलोचकों का यह मानना था कि ड्यूमा कोई असमानता दिखाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो है असमानता पर आधारित समाज को ही आदर्श समाज मानने की भूल कर दी। तो लोगों का मानना था कि इनका सिद्धांत, जो ड्यूमा का सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। उसी तरह देखें कि मैकी मेरियट ने ड्यूमा की आलोचना करते हुए कहा कि ड्यूमा के कथन विभिन्न मॉडलों का एक कल्पनातीत रूप मात्र है। ग्रंथों से उपजी विचारधारा सामाजिक विज्ञानों के लिए केवल एक दार्शनिक मृग मरीचिका प्रस्तुत करती है। यहाँ देखें, मैकी मेरिट जो है ड्यूमा की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो ड्यूमा का कथन है वो विभिन्न मॉडलों का एक कल्पना मात्र है, और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे उपजी विचारधाराओं से अगर सामाजिक विज्ञानों का हम अध्ययन करने की बात करते हैं तो ये केवल दार्शनिक मृग मरीचिका होगा। तो ये जो है था आपका लुईस ड्यूमा का भारत विद्या परिप्रेक्ष्य। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्ञानवर्धक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।